लतीफे भी हैं, कविता भी, लतीफे भी हैं, कविता भी। सुनोगे क्या बताओ तो, कभी तुम हम फकीरों को भी महफिल में बुलाओ तो। आज बुलाया है तो दोनों रंग आपके बीच में देता हूं। स्वागत भैया। अभी देश में बड़ी चर्चाएं सुनने को और मिल रही हैं। कई लोग कह रहे हैं देश में ये पार्टी होनी चाहिए, देश में वो पार्टी होनी चाहिए, लेकिन मेरा निजी रूप से मानना है कि इस देश में केवल दो ही पार्टी होनी चाहिए, एक शनिवार शाम की और एक रविवार रात की। वाह वाह। कि सुबह का अपना मजा है, दीपक भैया, शाम का अपना मजा। आपकी गोत्र के बहुत सारे लोग बैठे हैं। देखो मेरे तो ये वीर रस के हैं, पवार जी वीर रस के हैं, वो गीतकार हैं, ये हास्य रस का है। एकमात्र पूरे मंच में मैं ऐसा कवि हूं जो सोम रस का है। वाह। और मैंने तो बताया कि फरीदाबाद हरियाणा से आया हूं। हालांकि आजकल मैंने बताना बंद कर दिया है, क्योंकि जब से हरियाणा प्रदेश के बाबा आबा पकड़े जाने लगे, तब से मेरे कुर्ते वाली ये वेशभूषा देख के लोग सोचते हैं ये पट्टा भी पेरोल पे छूट के तो नहीं आया। वाह। कि कैसी आजादी है। कवि किसी का धारा का नहीं होता, कवि सत्य लिखता है। क्या बात है तो भैया। श्रोता के रूप में मुझे सुनिएगा, कुछ अच्छा दे जाऊंगा। बैठ जाओ बंधुवर, आ जाओ, आइए भाई साहब। बेटे अब इधर हो जाइए, अब इधर हो जाइए। कि सुबह का अपना मजा है, शाम का अपना मजा है। सुबह का उसी कैटेगरी को समर्पित करता हूं ना, शशि भाई ने बताया। हाँ भैया। कि सुबह का अपना मजा है, शाम का अपना मजा, जूस का अपना मजा है, जाम का अपना मजा। आशिकी में कल मैं उसके भाइयों से फिर पिटा, दर्द का अपना मजा है, बाम का अपना मजा। वाह। क्या पिटोड़ा। अच्छा, हम लोग जिस प्रदेश से आए हैं, हमारे यहाँ पे आत्मविश्वास की कमी नहीं है। आपने एक पंक्ति सुनी होगी पुरानी कविता की कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। मैंने इसमें एक पंक्ति जोड़ी, मेरे कॉन्फिडेंस को अगर अच्छा लगे तो बताइएगा, समर्थन कीजिएगा, कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, वो पैदल ही ठेके पे निकल जाते हैं जिन पे कार नहीं होती। ये केवल इसलिए कि आप इस मानस में आ जाएं कि कुछ अच्छा सुनने के, क्योंकि मैं जो कर रहा हूं ये तमाशा है। तमाशा रोज करता हूं, ये मेरा काम है दीपक। क्या बात है। तमाशा रोज करता हूं, ये मेरा काम है दीपक। अगर महफिल अदब की हो तो मैं गजलें सुनाता हूं। दो चार शेर अच्छे ले जाइएगा। नारी शक्ति बैठी है, आपका ध्यान चाहूंगा कि आकाश की ऊंचाई हो या सागर की गहराई, आकाश की ऊंचाई हो या सागर की गहराई, महिलाएं सफलता के झंडे चारों ओर गाढ़ाई। सफलता की राहों पर कई पुरुष रह गए या भागे, महिलाएं निकल गई आगे, कई तो इतनी आगे निकल गई भाई, आज तक लौट के घर ही नहीं आई। तो इतनी भी तरक्की मत कर लेना। पुरानी फिल्मों में आपने देखा होगा, पुराने लोग बताया करते थे कि ज्यादा नारी को शिक्षा मत दो, नारी को ज्यादा शिक्षित मत करो, क्योंकि वो जानते थे कि नारी ज्यादा शिक्षित हो गई तो कलयुग में इसका दुष्परिणाम देखने को मिल सकता है। पिछले दिनों मेरे दोस्त का विवाह हुआ, मैं भी गया। अगले दिन दुल्हन को विदा करके लाना था। जैसे ही विदा करके लाने लगे तो दुल्हन रोने लगी। उसे देखकर मेरा दोस्त दूल्हा वो भी भावुक होकर रोने लगा। मैंने पूछा तू क्यों रो रहा है? बोले ये क्यों रो रही है? मैंने कहा ये तो शादी हुई है। बोला वो तो मेरी भी हुई है। मैंने कहा ये तो अपने माँ बाप भाई बहन को छोड़कर जाएगी। बोला जाकर मेरे भी तो छोड़वाएगी। ये परिवर्तन क्यों आया हमारे यहाँ? ये परिवर्तन इसलिए आया दोस्तों कि हमें करना क्या था, हमने किया क्या? हमें लोगों से रिश्ता बनाना था, चीजों को इस्तेमाल करना था। हम चीजों से रिश्ता बनाने लगे और लोगों को इस्तेमाल करने लगे, इसलिए हमारी सोच में परिवर्तन आया। क्या बात है, क्या बात है।
ये कैमरा लगा हुआ है। आपके मोबाइल, बड़े बड़े महंगे मोबाइल, उनमें अच्छे अच्छे कैमरे होंगे जो आपने सेल्फी फोटो के लिए लिए होंगे। आपके ऑफिसों में, कार्यालयों में, घरों में कैमरे, सीसीटीवी लगे होंगे। मैं कहता हूं ये सब कैमरे बेकार हैं। केवल एक कैमरे से हमेशा बचकर रहना। न जाने आजकल हम किस तरह के मद में रहते हैं, न जाने आजकल हम किस तरह के मद में रहते हैं। हमारी सोच छोटी है, यूं आदम कद में रहते हैं। किसी का भी बुरा करने से पहले ये समझ लें बस कि हम हर पल खुदा के कैमरे की जद में रहते हैं, कि हम हर पल खुदा के। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, ऐसे ही सुनते रहिएगा। मैं आनंद लेता हूं कि हारा चुनाव जैसे ही वो दल बदल लिया, सांसद जी, हारा चुनाव जैसे ही वो दल बदल लिया, ये सोच करके उसने अपना कल बदल लिया। मैंने कहा उसे कि तू किरदार को बदल, कपड़े बदल के कहने लगा चल बदल लिया, कपड़े बदल के। ये तो कविता सुनने वाले लोग हैं यार। बढ़िया सुना। कि रामायण में एक पात्र था बाली, रामायण में एक पात्र था बाली। वो था इतना शक्तिशाली कि कोई भी जब उसके पास आता था उसका आधा बल बाली में चला जाता था। मैं भी जब अपनी पत्नी के सामने जाता हूं बहुत घबराता हूं, मेरा दिल थरथराता है, मेरा भी आधा बल न जाने कहां चला जाता है। तब मुझे ध्यान आता है कहीं ऐसा तो नहीं कलयुग में बाली ने घरवाली का रूप धर लिया हो। तब मुझे ध्यान आता है कहीं ऐसा तो नहीं कलयुग में बाली ने घरवाली का रूप धर लिया हो और ये अवतार मेरे ही घर लिया हो। फिर ध्यान आता है कि पत्नी कभी भी पति का बल नहीं हरती, बल्कि हर विपरीत परिस्थिति में उसे बल देती है। नारी शक्ति पूरे परिवार की समस्याओं का हल देती है, पूरे परिवार की समस्याओं का। जैसे शशि भाई कह रहे थे, एक छोटा सा तबका वहां से खड़ा हुआ था। देखिए, हम वो लोग हैं जिनके पास दो कैसेट होती हैं, एक कैसेट गले में और एक कैसेट यहां पर। हम गले की कैसेट बजाते हैं तो हमारी पेमेंट पक्की हो जाती है, लेकिन जब यहां से हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि यार ये अच्छा सुनने वाले हैं, तब मन करता है इन्हें तो यहाँ की कैसेट भी सुनानी चाहिए, मैं यहाँ की कैसेट भी सुनाऊंगा। होता क्या है, जब हम बहुत सहज हो जाते हैं। मित्रों, एक बात आपसे कहना चाहता हूं। दीपक भाई पिछले 10 मिनट से माइक पर हैं। अगर आपको उनका काव्य पाठ अभी तक का अच्छा लगा हो तो एक बार उनका मन बनाइए, जोरदार तालियां बजाइए ताकि वो आपको बहुत मन से सुनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। कई बार हम बहुत सहज हो जाते हैं दोस्तों, लेकिन हमारी सहजता को बहुत लोग हल्के में लेने लगते हैं। तब कहीं कवि को बड़ा तीखा भी लिखना पड़ता है कि मैंने उससे हंसकर थोड़ी बातें क्या कर ली। मैंने उससे, यहां तो केवल मध्य प्रदेश के सारे आदरणीय हमारे राजनीति के धुरंधर हैं, लेकिन मैं बताऊं दोस्तों, ये मंच पर जितने कवि विराजमान हैं, ये पुराने संसद भवन के बाल योगी ऑडिटोरियम में पूरे देश के राजनेताओं को कविताएं सुनाते हैं। आज आपके इस क्षेत्र का ये सौभाग्य है और उसके लिए मैं आदरणीय सांसद साहब का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि मैंने उससे हंसकर थोड़ी बातें क्या कर ली। अच्छा, आपको मिलकर लगता ही नहीं कि आप सांसद हो, सच में नहीं लगता। क्योंकि मैं आपको बताऊं एक बारीक बात, आदमी और नेता में एक बारीक अंतर होता है। आदमी और नेता में एक बारीक अंतर होता है कि आदमी तो कभी भी नेता बन सकता है। भाई बारीक है कि लोग श्री राम जी का चित्र पूछते हैं, पर सच ये है उनका चरित्र नहीं पूछते। लोग श्री राम जी का चित्र पूछते हैं, पर सच ये है उनका चरित्र नहीं पूछते। चापलूस दोस्त हमें अच्छे लगते हैं, पर कमियां बताने वाला मित्र नहीं पूछते। महकते फूलों की तो पूजा करते हैं हम, फूलों से जो बना है वो इत्र नहीं पूजते। उन बच्चों को मिलेंगे कैसे संस्कार, बोलो, जिनके माँ बाप अपने पित्र नहीं पूजते। वाह 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 वाह। बच्चे पैदा ही नहीं हो रहे शशि भाई। हाँ। आज की टेक्नोलॉजी के युग में बच्चे पैदा नहीं हो रहे, कंप्यूटराइज सिस्टम के हिसाब से पैदा हो रहे हैं। विंडो 13, विंडो 14 वर्जन में
मैंने पिछले दिनों एक इंग्लिश स्कूल के बच्चे से पूछ लिया, मैंने कहा विच आर योर फेवरेट बुक्स? बोला मेरे पिताजी की चेकबुक और पासबुक। एक और बच्चे से पूछ लिया, मैंने कहा बेटा भारत में सबसे ज्यादा बर्फ कहां गिरती है? बोला जी विस्की के गिलास में। वाह। एक हिंदी माध्यम के बच्चे से पूछ लिया, मैंने कहा बेटा गाली को हिंदी में कैसे परिभाषित करते हैं बताओ? बोला सर अत्याधिक क्रोध आने की स्थिति में शारीरिक रूप से हिंसा ना करते हुए मानसिक रूप से की जाने वाली हिंसात्मक कार्रवाई के अंतर्गत कुछ चुने हुए शब्दों का समूह जिनके उच्चारण के पश्चात मन को असीम शांति का अनुभव प्राप्त होता है, उसे हम गाली कहते हैं। वाह 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 वाह। लेकिन बच्चे होते क्या हैं साहब, गमों की भीड़ में मुझको कभी खोने नहीं देते। मेरे पीछे क्या हो रहा है वहां मत देखिए, आप मुझे देखिए कि गमों की भीड़ में मुझको कभी खोने नहीं देते। मैं रोना भी अगर चाहूं मुझे रोने नहीं देते। कहीं तन्हाइयां हावी ना हो मुझ पर, इसी कारण मेरे बच्चे कभी तन्हा मुझे होने नहीं देते। मेरे बच्चे कभी। वाह 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 वाह। देखो नहीं मालूम ये मुझको कि मेरी इज्जत कहां तक है। इज्जत कहते हैं दायरे को, परिधि को, लिमिट को, सीमा को। नहीं मालूम ये मुझको कि मेरी इज्जत कहां तक है। ये मेरे शेर बोलेंगे कि यहाँ हाँ पवार जी आएंगे, पैसा हमने भी लिया, हम भी पूरा पढ़ेंगे। नहीं मालूम ये मुझको कि मेरी इज्जत कहां तक है। ये मेरे शेर बोलेंगे कि ये आमद कहां तक है। न दौलत से ही तय होगा, न शोहरत से ही तय होगा, तेरा किरदार बोलेगा कि तेरा कद कहां तक। वाह। और बुजुर्गों के तजुर्बों तक पहुंचना चाहते हैं घर, जमी की तह में जाकर देखिए बरगद कहां तक है। जमी की 2-2.5 मिनट और आपके लूंगा। अभी भाई ने शुरुआत में कहा कि आज इधर पूजा करी और कईयों की पूजा भी नहीं हुई, करवा चौथ के हवाले से वो कहना चाह रहे थे। मैं वहीं से बात शुरू करता हूं, जितनी नारी शक्ति है पहुंचिएगा। कि करवा चौथ के दिन अपनी पत्नी का मन रखने के लिए मैंने भी व्रत रखा। करवा चौथ के दिन, अच्छा मैं आपको बता दूं साहब, कितने बड़े ओहदे पर पहुंच जाना, कभी भी घमंड मत करना। मेरा एक दोस्त है हरियाणा में, एसपी भवानी सिंह, उसका 12 साल का बच्चा है, एसपी है, वर्दी है, घमंड अपने आप आ गया। अब वो 12 साल के बच्चे को बार बार समझाए, तुम जिसे भी बताया करो बड़े रौब के साथ बताया करो तुम एसपी भवानी सिंह के बेटे हो। उसकी पत्नी को अच्छा नहीं लगता था। ये 12 साल के बच्चे के दिमाग में अभी से क्या भर रहे हैं। वो बताती थी बच्चे को, बेटा ऐसा नहीं बोलते। बच्चा धर्म संकट में आ गया कि मैं भवानी सिंह का बेटा हूं, ये बताना है कि नहीं। मां मना कर रही है और बाप कह रहा है। अब वो भवानी सिंह के गांव के कुछ बुजुर्गवार आ गए उसके घर। अब उन्होंने बच्चा पैदा होते देखा था, इतना बड़ा हो गया, उन्हें संशय हुआ। उन बुजुर्गों में से एक ने पूछ लिया, बोले तुम भवानी सिंह के बेटे हो क्या? बोले पापा तो यही कहते हैं। वाह। मां मना करती कि करवा चौथ के दिन अपनी पत्नी का मन रखने के लिए मैंने भी व्रत रखा। भाई साहब हम टेस्टिंग टट्टू हैं कि करवा चौथ के दिन अपनी पत्नी का मन रखने के लिए मैंने भी व्रत रखा। सुबह से ना पानी पिया, ना खाने में कुछ चखा। शाम को जब घर आया पत्नी से फरमाया, बता डार्लिंग ऐसा क्या करूं कि तेरी जिंदगी में ऐश हो जाए। पत्नी मुस्कुराते हुए बोली, कुछ ऐसा कर दो तुम्हारी जीवन बीमा पॉलिसी कैश हो जाए। वाह वाह। लेकिन साहब मैं कवि सम्मेलन में जाने को हो रहा था तैयार। मेरी पत्नी को जाना था बाजार, सकुचाती शर्माती मुझसे बोली, मुझे छोड़ दोगे क्या? मैं कवि सम्मेलन में जाने को हो रहा था तैयार, मेरी पत्नी को जाना था बाजार, सकुचाती शर्माती मुझसे बोली, मुझे छोड़ दोगे क्या? मैंने कहा मैं तो कब से तैयार बैठा हूं। मैंने कहा मैं तो कब से तैयार बैठा हूं, पर 7 फेरे लेने के बाद लाचार बैठा हूं। अब इसमें ना तेरी कोई खता ना मेरी कोई खता, पर तुझे इस बात का नहीं पता कि शादी वाले दिन जब घोड़ी पर होकर सवार मैं पहुंचा मंडप के द्वार, तो तेरे पिता ने मेरे हाथ में 5 लाख रुपए देते हुए कहा, बरखुरदार ये मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में है,
कहीं जानी नहीं चाहिए बेटा, पैसे हर महीने आते रहेंगे, लड़की मायके नहीं आनी चाहिए। वाह 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 वाह। इतना सुनते ही मेरे फेरे तो पड़ गए, पर ससुर जी अपनी बात से मुकर गए और मुझे इस बात का ना कोई दुख है, ना कोई पछतावा, ना ही मैं पछता रहा हूं, बल्कि आज तक ईमानदारी से अपना धर्म निभा रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि पैसा तो आना जाना है, पर घर में जो लक्ष्मी है वही मेरे लिए बहुमूल्य खजाना है, वही मेरे। और अंतिम 2-4 शेर पढ़ के अपना स्थान लेता हूं। सुनिएगा कि वो जो बहुत करीबी थे ना, मैं कविता नहीं लिखता, मैं जिंदगी लिखता हूं, कि वो जो बहुत करीबी थे ना, अब उनसे ही दूरी है। अच्छा वो जो बहुत करीबी थे ना, अब उनसे ही दूरी है। कुछ उनकी मजबूरी होगी, कुछ अपनी मजबूरी है, कुछ उनकी मजबूरी होगी, कुछ अपनी मजबूरी है। और रिश्ते विश्ते यारी वारी सभी निभाए तब जाना, कुछ नजदीकी लोगों से भी दूरी बहुत जरूरी है। रिश्ते विश्ते यारी वारी सभी निभाए तब जाना, कुछ नजदीकी लोगों से भी दूरी बहुत जरूरी है। और किस्मत विस्मत रस्ते वस्ते सब खुद ही खुल जाते हैं, अगर हमारे दस्तावेजों पर उसकी मंजूरी है। अगर हमारे तो साहब मिलना जुलना हो या ना हो, आपस में संवाद रहे, मानव का मिटना तो तय है, मानवता आबाद रहे, मानवता आबाद रहे। बहुत बहुत आभार।